अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ रौना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वाले तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एंड प्रोग्राम का फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। सोशल मीडिया पे आप हमारे जो प्रोग्राम के क्लिप्स होते हैं आप उन्हें शेयर करते रहते हैं, देखते रहते हैं, विच इज़ रियली गुड। बट मैं चाहता हूँ कि सजेशंस भी दिया करें, वो बहुत ज़रूरी होता है। ख़वातीन व हज़रात, हम ओवरऑल अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से IT एक ऐसा सेक्टर है जिसको हमेशा से ही बूम रहा है, कंप्यूटर साइंस को हमेशा से बूम रहा है, और स्टूडेंट्स के लिए हमेशा जब भी कोई आप सब्जेक्ट की सिलेक्शन की बात होती है या फ्यूचर प्लान होता था तो उसमें हमेशा सफ़ अव्वल या जो प्रायोरिटी होती थी वही होती थी कि यार IT सेक्टर बहुत सही है भाई। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, इसमें डॉलर्स में पैसा आता है, इसमें आप मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, आप एज आ एम्प्लॉय भी काम करते हैं, आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं, ठीक है, आप आउटसोर्स होते हैं, विच इज़ रियली गुड, और आप मल्टीपल कंपनीज़ के लिए भी काम कर सकते हैं ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो एक तो सीखने का अमल आपका हमेशा से बिल्कुल ठीक रहा है, और उसके बाद जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सही रहा है। क्यों? क्योंकि भाई हर बंदा चाहता है कि वो अच्छा कमाए। सो आज के प्रोग्राम में हम कुछ इश्यूज़ पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो हमारा IT सेक्टर है हमारे पाकिस्तान में वो किस तरह से काम कर रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका रुझान क्या है, जो कंप्यूटर साइंस है उसमें स्टूडेंट्स का क्या रुझान है, और आने वाले वक्त में वो क्या उनका जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है, ठीक है, डिपार्टमेंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जिस तरह से गुज़श्ता साल हमने देखा कि जो फायरवॉल लगाया गया, इंटरनेट स्लो हो गया, एक फिल्ट्रेशन की गई, लेकिन उसका जो खुमियाजा है वो भुगतना पड़ा हमारी बिजनेस कम्युनिटी को, हमारे बिजनेस ओनर्स को। वो क्लाइंट्स जो पूरी दुनिया से पाकिस्तान से आउटसोर्स कर रहे थे, वो क्लाइंट्स जो पूरी दुनिया से फ्रीलांसिंग ले रहे थे पाकिस्तान से, उन्होंने उनका एक ट्रस्ट शेक हो गया। क्यों? टाइम पर उनको जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर नहीं हुआ, टाइम पर उनको काम डिलीवर नहीं हुआ, इंटरनेट स्लो हो गया, कंपनीज के पास जवाब आ गए जी पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो है तो हम आपको टाइमली चीज़ डिलीवर नहीं कर पाए, माजरत ये वो, ये इस तरह की चीज़ें देखने सुनने को मिली, जिसकी वजह से बिजनेस लॉसेस हुए, और जो मल्टी कंपनीज थी पूरी दुनिया में उनका जो एक ट्रस्ट है वो पाकिस्तान से उठ गया, और उन्होंने फिर क्या इंडिया में काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ में काम देना शुरू कर दिया। तो इसका कितना बड़ा लॉस है पाकिस्तान में, और जो एम्प्लॉयज़ हैं स्पेशली जो काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, जो कभी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में है, किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनको कितने ज़्यादा चैलेंजेस का, और जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको कितने बड़े लॉसेज और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ये हमारे आज का टॉपिक है, इसमें बात करेंगे। आइए हमारे साथ रहिए, देखते प्रोग्राम सरकार, आइए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में चीज़ें शामिल। ख़वातीन व हज़रात, कंप्यूटर साइंस IT सेक्शन एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। मतलब आज से बहुत साल पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई थी कि पाकिस्तान में और कहीं अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर मिले ना मिले, IT सेक्टर एक वाहिद सेक्टर है जिसमें आपको बेताशा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, किसी मिल में चले जाएं, आप वैसे किसी सॉफ्टवेयर हाउस का हिस्सा बन जाएं या किसी हार्डवेयर हाउस का हिस्सा बन जाएं, आप आउटसोर्सिंग का हिस्सा बन जाएं, आप फ्रीलांसिंग करें पूरी दुनिया के लिए। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक फ्यूचर प्लान होता था स्टूडेंट्स का। बट राइट नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इन 2025, अगर 2025 की बात करें, जिस तरह से हमने 2024 में देखा कि जो IT सेक्टर है उसे काफ़ी धचके भी लगे, उसको कुछ इश्यूज़ भी आए, और फिर हमने जो बिज़नेस कम्युनिटी है स्पेशली जो IT सेक्टर में काम कर रही है उनके बहुत ज़्यादा अपने हमें इश्यूज़ हम तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक पहुँचे, और इश्यूज़ क्या थे और उनका क्या एक इम्पैक्ट ओवरऑल पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को पहुंचा है, उस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हम जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है स्पेशली नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर मौजूद हैं, और पाकिस्तान में ये सफ़े अव्वल भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इस हवाले से जो हमने टॉपिक पर बात की है, हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर रेहान अशरफ साहब, आप प्रोग्राम डायरेक्टर हैं यहाँ पे, और डेफिनेटली इनकी सोच और इनकी बात इस हवाले से बहुत ज़रूरी है। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सर। सर मुझे पहले ओवरऑल एक बताइए, आपके पास स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ा रहे हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, क्या रुझान नज़र आता है आपको स्टूडेंट्स का, स्पेशली जब आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं? सर जब कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं तो आप 2025 का आप ये टाइम देख लें, 2025 से ऑनवर्ड जो डोमेन है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की है। अब जितनी भी अगर फर्दर टेक्नोलॉजीज़ देख लें, चाहे वो एग्रीकल्चर्स हो जाए, चाहे वो आपकी जो है मेडिकल डोमेन्स में आ जाएँ, चाहे आप जो है फैशन डिज़ाइनिंग में चले जाएँ, टेक्सटाइल में चले जाएँ, हर जगह पे जो है AI, डेटा साइंस और जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही यूज़ किया जा रहा है। इसकी वजह साथ साथ हमारे कोविड के बाद कॉमर्स का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया, सारा बिज़नेस जो है वो लर्निंग और कॉमर्स की तरफ जाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो है कंप्यूटर साइंस और IT स्पेशली IT
बहुत बूम मिला, बहुत बूम मिला इसको। नो डाउट। अच्छा सर, वो तो चले हमने प्रैक्टिस कर ली, मजबूरी आ गई, कोविड आ गया, ठीक है, और ई कॉमर्स को बूम मिल गया, हमें समझ आ गई। बट राइट अगर हम बात करें जिस तरह से गुज़श्ता साल में प्रैक्टिस हुई है, जिस तरह से इंटरनेट पर फायरवॉल का एक ऐड ऑन होना, फिल्ट्रेशन का ऐड ऑन होना, और उस फिल्टर को लगाने के बाद जितना इशू नज़र आ रहा है, मुझे ये बताइए क्या ये आने वाले वक्त में आपको हल नज़र आता है? क्योंकि देखें, दैट्स द ओनली थिंग, अगर तो आपके पास बिजनेस ही नहीं आएगा तो आप काम कैसे करेंगे? जब आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो रुझान कैसे बढ़ेगा? देखिए, इस पे सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक है वो हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी है। गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो हैंडल नहीं कर रही इस चीज़ को, कि हमारे लिए जो स्टूडेंट्स हैं उसकी जो फर्स्ट है वो इंटरनेट की स्पीड है। अगर इंटरनेट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास, हमें जो है गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट ही नहीं कर रही कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, आपके पास जो है कंप्यूटराइज जो है लैब्स नहीं है, आपके पास जो डिफरेंट जो इक्विपमेंट हैं जो एक आईटी और जो है डेटा साइंस या एआई के लिए ज़रूरत है जी, वो उसकी हमारे पास यहाँ पे डेफिशिएंसी है। ठीक है। ओवरऑल मुझे अभी बताएं कि पाकिस्तान में आईटी सेक्टर की मौजूदा हालत क्या है, क्या कंडीशन है राइट नाउ? अभी जो उसकी मौजूदा हालत है तो देखा जाए तो ये जो पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि जो सैचुरेशन जो है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी डिपार्टमेंट का ही है। ठीक है। तो हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसलाबाद का जो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है वो डब्ल्यू कैटेगरी का है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हमारा नाम आ रहा है, रैंकिंग आ रही है। हमारे यहाँ पे जो जितने भी टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो फोकस कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च बेस पे। ठीक है। ठीक है ना। अब हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मगर प्रॉब्लम यही है कि हमें पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो हमें फैसिलिटेट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से वो बूम आगे नहीं जा रहा होता। ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपके स्टूडेंट्स के लिए आने वाले वक्त में नज़र आती? एग्जैक्टली हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो है 100 में से 98, 99, 5% जो है अबव स्टूडेंट जो है ना वो फाइनल ईयर्स के बाद ही फ़ौरन बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना जॉब उनको फ़ौरन मिल जाती है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आइए खफतीन हज़रात आगे बढ़ते हैं और बिजी लोगों से बात करते हैं। खफतीन हज़रात हमारे साथ डॉक्टर आसिफ मलिक साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस हैं, और वक्तन फ़वक्तन इनसे बात भी कोर्स बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे पास यहाँ पर सीनियर मौजूद हैं और डिपार्टमेंट लीड करने वाले लोग मौजूद हैं, इनकी राय, इनकी सोच हम प्रोग्राम में शामिल करें। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइए कि अब एआई पर जैसे कि काम हो रहा है, कि कितना फ्यूचर आपको नज़र आता है एआई का, स्पेशली यहाँ पे पाकिस्तान में? देखें, जो आने वाला दौर है ना, बल्कि शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर और अराउंड द ग्लोब, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दैट इज़ इन टच, और अगर हम इसके साथ कोप अप नहीं करेंगे तो वो विल बी फार बिहाइंड, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसको हमें देखना है, टेकअप करना है। इसी को देखते हुए हमने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री को शुरू किया, और एक लैब हमने इस्टेब्लिश की ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब, उसमें रोबोटिक्स और प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे रखी हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें और इस स्किल को सीख सकें। ठीक है। क्योंकि ये फ्यूचर है और इस पे हमें अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको तैयार करने की बहुत ज़रूरत है। देखें, एआई का मेरे माइंड में देयर सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम तो है, लेकिन हम भी पूरी दुनिया को देखकर खुद भी सीखने की और लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत-ए-हाल ओवरऑल आपको नज़र आ रही है, मैं एक जनरल ओवरव्यू आपसे लेना चाहूँगा कि इस सारी सूरत-ए-हाल को देखते हुए जब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर उस तरह से नहीं क्रिएट हो पाती, तब आप क्या करेंगे इन सारे स्किल्स का? इसमें एक फ़ायदा जो कंप्यूटर साइंस और जो एआई का है वो ये है कि सिर्फ हम पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं हैं। हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो अराउंड द ग्लोब बैठे हुए, यहाँ से बैठे हुए, अब हमारे पास तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और जिनमें से 50% से ज़्यादा फीमेल्स हैं, और वो घरों में बैठी अपनी ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स कर सकती हैं। कुछ अमेरिका के साथ कर रहे हैं, यूके, यूएस। दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। That is freelancing, and even they are doing jobs, remote jobs as well. They are permanent employees. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम विद इन दी पाकिस्तान भी उनको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कंपनीज़ को यहाँ पे हम अट्रैक्ट करें, सो दैट कि हमारे बच्चे इन हाउस एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आ सकें। ऑफ कोर्स वो इंटरनेशनली तो अटैच्ड हैं और काम कर रहे हैं। सर पाकिस्तान में मुझे बताएं तेज़ी से तरक्की करने वाले आईटी शोबे कौन से हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, ज़्यादा फ्लरिश कौन कर रहा है और ज़्यादा किस में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं? इसमें ना जो बीएस कंप्यूटर साइंस है वो चूँकि एक फादर डिग्री है सबकी, जिसमें हर किस्म का मिक्सचर हम ऑफ़र करते हैं।
تو دیٹ از میچورڈ اور ریناؤنڈ. Okay. اسی کے اندر ڈفرینٹ ہم ٹریکس کے اندر اسپیشلائزیشنس کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس کمپیوٹر سائنس کی جو ڈگری ہے دیٹ از جنیرک اور بیسٹ. اس کے بعد پھر اسٹریمس ہیں جتنی آپ اسپیشلائزیشن کی طرف کرتے جائیں. جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, سائبر کرائمس بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اس کے اگینسٹ ہمیں سائبر سیکورٹی سے ریلیونٹ ڈگریز جو ہیں وہ دیتے ہیں. لیکن اگر بات کریں تو جو کمپیوٹر سائنس کی ان جنرل ڈگری ہے اس کے اندر یہ ساری اسٹریمس ہم کور کرواتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو کمپیوٹر سائنس آل اوور دی جو گلوب ہے دیٹ از ریکگنائزڈ اور ویل. سر ریکمنڈیشن کرتے ہیں آپ اسپیشلی اس شعبے میں؟ دیکھیں دیر آر سو مینی ادر اسٹوڈنٹس جو کہ شاید نہیں بھی پڑھ رہے یا جو ابھی آئیں گے اس مقام تک پہنچیں گے, اس پوائنٹ تک پہنچیں گے کہ انہوں نے اگر کمپیوٹر سائنس کو اگر اپنے فیلڈ بنانا ہے یا اس کو پڑھنا بھی ہے تو ان کے لیے آپ ان کو ریکمنڈیشن دیتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ چونکہ آج کل ڈیجیٹل ایرا ہے, بچے خود سے بھی بڑی چیز لرن کرتے ہیں. ہماری ریکمنڈیشن تو آف کورس ہوگی لیکن ریکمنڈیشن وہ ہوتی ہے جو مارکیٹ بولتی ہے. ایبسلیوٹلی. تو بچے جو ہیں وہ خود سے ہمارے پاس بہت زیادہ انٹیک ہمارے پاس آ رہی ہے یونیورسٹی کے اندر اور دوسری یونیورسٹیز کے اندر. جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ جو فیمیلز ہیں ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لاکھوں ڈالرز کما رہی ہیں, کما سکتی ہیں. تو آف کورس ریکمنڈیشن از دیئر بیکاز اسکوپ از دیئر. ہمیں کسی قسم کی کوئی کیپٹل انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے چھوٹا سا اور انٹرنیٹ کا ایک کنیکشن ہے تو یو آر آن یور جاب. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. آئیے بریک کی جانب بڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں اور آنے والے پروگرام کے حصے میں بہت امپورٹنٹ کویشچنز ہیں جن پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ خبریں زیادہ ہم واپس آ چکے ہیں اور آج کے پروگرام میں جس طرح سے ہم ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ مختلف لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں تو جو ریزن اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ آنے والے اپنے وقت میں اگر آپ کمپیوٹر سائنس کو چننا چاہتے ہیں, اگر آپ آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں اسے, تو اس میں سب سے پہلے کچھ چیزوں کو سمجھ لیں آج کے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. آلدو یہ ہمیشہ سے ہی ایک بہترین سبجیکٹ رہا ہے اور اس میں آپ کو جاب اپرچونیٹیز ہمیشہ سے صف اول رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے شروع سے تھا, لیکن اس وقت حالات تھوڑے سے شیک ہو چکے ہیں, تھوڑے سے کہا جائے تو عجیب سے ہو چکے ہیں, جس پر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر رہے ہیں, جس میں جاب اپرچونیٹیز پہ بھی بات کر رہے ہیں, ہم جو آپ کے سلیکشن آف سبجیکٹ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں, جو ہمارے جنرل ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسیب صاحب موجود ہیں. آپ پروگرام ڈائریکٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ ہیں اور آپ سے تو بڑی زبردست باتیں ہم نے کرنی. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر سافٹ ویئر انجینئرنگ کو میں بڑا کلوزلی دیکھتا ہوں. ہاں میں نے پڑھی نہیں لیکن میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں ایک اپنی خدمات ہیں جو میں دیتا رہتا ہوں, تو میں نے لوگوں کو ذرا کینلی دیکھا ہے اس میں کام کرتے ہوئے. بڑا ایک تو سر میں ڈیڈیکیشن دیکھتا ہوں, بڑی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے کیونکہ لوگ شوق میں بھی کام کرتے ہیں اور یہ کام بھی انگلش ہے. آپ نے آرام سے اپنا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کھولنا ہے, آپ نے اے سی والے روم میں بیٹھنا ہے اور آپ کو پروٹوکول اسپیشلی سافٹ ویئر انجینئرس کو نا اور جو نیٹ ورکنگ کے لوگ ہوتے ہیں اس شعبے میں نا بڑا پروٹوکول بھی ملتا ہے لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی, یا وہ لوگ جو پھر پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں. سر آپ کیا مجھے بتائیے ریکمنڈیشن آپ کے اینڈ سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کس حد تک ہے؟ اوکے, تھینک یو ویری مچ. ایکچولی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہم ایسے پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں جس سے اینڈ یوزر کو کوئی بھی ٹول یوز کرنا جو ہے نا اس کا انٹرفیسنگ پرووائڈ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کوئی موبائل اپلیکیشن ڈیولپ کرتے ہیں, آپ ویب اپلیکیشن ڈیولپ کرتے ہیں, تو بیسیکلی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے کچھ ایک لائف سائیکل ہے جو ان چیزوں کو ڈیولپ کرنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی 5 اسٹیجز ہیں, اس کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکلس کہتے ہیں. تو ایکچولی یہ تو جنرلی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اگر آپ بات کریں تو یہ کافی مطلب ٹائم سے مطلب ایون مور دین 2 اور 3 ڈیکیڈس سے یہ آپ کے پاس چل رہا ہے. آلموسٹ لیٹ 90 سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. صحیح ہے. اور پرٹیکولرلی آج کل کے ایرا کے حوالے سے ہم بات کریں تو اب اے آئی انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے نا اس پہ کافی کام ہو رہا ہے, جس میں اوبویسلی ہم بہت سارے ٹاسک اور پروسیس کو آٹومیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں یوزنگ سافٹ ویئر انجینئرنگ ٹولس. تو آنے والے ٹائم میں اس طرح کے جو آپ کے پروگرامس ہیں یا ایسے ٹولز جو ہیں نا وہ بہت زیادہ فلرش کریں گے. تو آئی ہوپ کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں رہتے ہوئے اگر آپ اے آئی انٹیگریشن کی اسکلس کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا لرن کرتے ہیں تو اٹ ول بی مور بینیفیشیل ان دا کمنگ. اچھا سر, یہ بھی کورسز کی صورت میں ہے یا باقاعدہ یہ کمپیوٹر سائنس میں ایک ایز اے سبجیکٹ اس کو بھی پڑھایا جاتا ہے؟ اوکے, سو کمپیوٹر سائنس کی اگر ہم بات کریں تو جنرلی ہم ایز اے مشین
कंप्यूटर साइंस टूल की बात कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली मशीन को रन करने के लिए हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली तो आप अगर बहुत ही नाइव लेवल पे चले जाएं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ना वो इस तरह के सॉफ्टवेयर और टूल्स प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से या मोबाइल से इंटरेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो अगर हम कंप्यूटर साइंस डिग्री की बात करें तो उसमें बेसिक लेवल की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आपके कोर्सेज होते हैं लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री की बात करें तो इसमें बिजनेस डेवलपमेंट से स्टार्ट होकर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट और उसके बाद जो आफ्टर डिप्लॉयमेंट सर्विसेज होती हैं मतलब ये 5 इनके डिफरेंट फेजेस होते हैं तो उनमें हम ज़्यादा स्पेशलाइजेशन बच्चों को इस डिग्री में सिखाते हैं तो अब हमने रिसेंटली इसको थोड़ा सा और इमर्ज किया और अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अलॉन्ग विद जैसे मैं पहले बता रहा था कि अब हम एआई इंटीग्रेशन और डाटा साइंस का जैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट करके हम सिस्टम्स को मजीद अच्छा सर एआई को लेके डिफरेंट टाइप ऑफ जो लोगों की सोच है कॉन्सेप्ट्स हैं हमें ये सुनने में भी आता है कि एआई का एक पॉजिटिव यूजेज तो है फ़ायदा तो है लेकिन उस एआई का जो नेगेटिव यूजेज है वो बहुत ज़्यादा हमें मार्केट में मुख्तलिफ शक्लों में देखने को मिल रहा है तो मुझे काइंडली बताइए कि क्या अगर एक ऐसा टूल जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव है तो उसको हम कैसे पॉजिटिविटी में ला सकते हैं और उसका जो एक इम्पैक्ट आपके माशरे पे पड़ रहा है उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी और टूल टेक्नोलॉजी हमेशा पॉजिटिव यूज़ के लिए ही डेवलप और रिसर्च की जाती है लेकिन इट्स अबाउट समथिंग यू मे से कि ये एजुकेशन की ज़रूरत है कि आप इसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं अच्छा फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं एक हमारे मुआशरे में एक जनरल मिथ ये जो है वो इवॉल्व हुई है कि जी अब जैसे आने वाले टाइम में या अभी भी एआई जो है वो इंसान की सूरत में फेक पिक्चर्स की सूरत में और मुख्तलिफ तरह के कंटेंट जो फेक बन रहे हैं जो कि एआई जनरेटेड कह के लोग अपनी जान भी छुड़ा लेते हैं हाँ जी हमने तो किया ही नहीं तो एआई है हाँ जी मैं तो हूँ ही नहीं ये तो उसके कौन्स हैं मतलब आल्दो ये वाली जो टूल्स इसलिए डेवलप नहीं किए गए थे कि उनसे फेक वीडियोस जनरेट की जाएं एक्चुअली इनका पर्पस कुछ और था जब हमने ऑटोमेशन करना होता है तो उसके लिए हमें एक्सटेंसिव डाटा चाहिए अब एक्सटेंसिव डाटा हासिल करने के लिए एक तो ये तरीकाकार है कि हम आम मुआशरे से वो डाटा गैदर कर लें और दूसरा तरीकाकार है कि हम सिंथेटिक डाटा जनरेट करें ताकि हम ओवरऑल उस डाटे को यूज़ करते हुए सिस्टम्स को ऑटोमेट कर सकें अब सिंथेटिक डाटा जनरेट करने के लिए ये वाले एल्गोरिदम्स डेवलप किए गए जिनको आजकल नेगेटिवली अनफॉर्चुनेटली दुनिया में शायद कम और मे बी पाकिस्तान में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है गालबन लेकिन एक्चुअली इनका मकसद ये था कि हम उनको इस्तेमाल करते हुए सिंथेटिक डाटा जनरेट करें ताकि जो एआई के सिस्टम्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको उनकी लर्निंग करवा सके ताकि वो आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको कोप कर सके सही है तो मेरे ख्याल में कि रैदर कि आप उसको ब्लॉक करें मेरा ख्याल है कि यूथ को स्पेशली एजुकेट करने की ज़रूरत है उसके लिए सेमिनार्स कंडक्ट किए जा सकते हैं उसके लिए उनको गाइडेंस दी जा सकती है बन गई है जिसने अब पिछले 10-15 साल से अपनी एक आदत के तौर पर उसको पता है इंटरनेट का इस्तेमाल ही यही है मुझे यही मवाद देखने को मिलेगा और देखने वालों को फिर वही चीज़ दिखाई जाती है जहाँ पर जो व्यूवर जिस चीज़ का ज़्यादा होता है पाकिस्तान में व्यूवर ही सर ऐसा बन चुका हुआ है एक्चुअली आप इस बात को मैं इस तरह से देखता हूँ कि जैसे नेगेटिव कंटेंट जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव कंटेंट भी जनरेट हो सकता है जैसे आप अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में पॉजिटिव कंटेंट और प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस की तरफ बात करते हैं तो इसी तरह जब अल्टीमेटली पॉजिटिव कंटेंट ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल है नेगेटिव कंटेंट्स की तरफ लोगों का ध्यान कम हो जाएगा तो आई फील दैट कि हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि पॉजिटिव कंटेंट ज़्यादा जनरेट किया जाए तो ऐसा ऐसा इससे भी यूथ की जो है ना वो डायरेक्शन थोड़ी सी कंपैरेटिव टू नाउ सेट हो जाएगी आई थिंक एब्सोल्युटली सर थैंक यू वेरी मच सर बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात हमारे साथ डॉक्टर तौकीर महमूद साहब मौजूद हैं अभी प्रोग्राम के पिछले हिस्से में जिक्र भी हो रहा था इनका और इनसे हमारी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन भी बड़ा ज़रूरी है आप प्रोग्राम डायरेक्टर हैं कंप्यूटर साइंस और इस हवाले से सर से बात करना बहुत ज़रूरी सर कैसे आप ठीक ठाक हैं सर काइंडली थोड़ा सा ब्रीफली मुझे बताइए अबाउट कंप्यूटर साइंस और इसके आगे जितनी फील्ड है कंप्यूटर साइंस बेसिकली एक मदर फील्ड है हमारे आईटी सेक्टर के अंदर जिसके बाद बहुत सारी फील्ड्स जो हैं वो इवॉल्व हुई जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कंप्यूटर साइंस के हवाले से तो कंप्यूटर साइंस में हम अपने स्टूडेंट्स को एल्गोरिदम्स की डिज़ाइनिंग सिखाते हैं एल्गोरिदम्स बेसिकली क्या हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं
کہ جس کی بیس پہ ہم سافٹ ویئرس کو ڈیزائن کرتے ہیں یا جی. سافٹ ویئرس کی بیسک فنڈامنٹل ان سٹیپس کے اوپر اسپین کر رہی ہوتی ہے, اور ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم ایک سوٹیبل پروگرام یا یوں کہہ لیں کہ سافٹ ویئر ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں جس کو پھر ہم فیلڈ میں ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کمپیوٹر سائنس کی اب فیلڈ جو ہے اس کی امپورٹنس اس طرح سے بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ آج کی دنیا میں ہمارے پاس جتنی بھی فیلڈس ہیں جی. آپ سیٹلائٹ کو دیکھ لیں, آپ میڈیکل کو دیکھ لیں, آپ جی. فزکس, کیمسٹری یا ادر فیلڈس کو بھی دیکھ لیں, تو تمام ایسی فیلڈس ہیں جہاں پہ کمپیوٹر سائنس کو ایک میجر امپورٹنس مل چکی ہے, کہ جس کی وجہ سے ہر فیلڈ کے اندر جو ڈفرینٹ پروگرامس ہیں یا ڈفرینٹ پرابلمس ہیں بیسیکلی وہ آٹومیٹ ہو رہی ہیں. ان کے بیک اینڈ پہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو دیٹ فیلڈ ہوتا ہے, لیکن وہ تمام چیز جو بلڈنگ بلاک بنتا ہے وہ ہماری کمپیوٹر سائنس کے جو پروگرامس ہیں, الگوریدمس ہیں, ان کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا سر, میں اب بات کروں گا جیسے کہ اب امیج فورجری پہ بات ہو رہی تھی, ویڈیو فورجری پہ بات ہو رہی تھی, سر آپ کا ذکر بھی کر رہے تھے اسیب صاحب کہ آپ اس پہ باقاعدہ ریسرچ کر رہے ہیں. پلیز ٹیل می کہ وٹ ایکچولی یو فائنڈ آؤٹ, آپ کی ریسرچ کہاں تک پہنچی اور کیا کیا چیزیں آپ نے جو آپ کے اس پوری ریسرچ میں آپ تک پہنچی ہیں. امیج فورجری یا امیج فرینزکس بیسیکلی ایک بڑی امپورٹنٹ فیلڈ ہے جو کہ دنیا میں اس کے اندر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. اور بیسیکلی امیج فورجری جو ہے وہ بیسیکلی ڈیل کرتی ہے اس چیز کے سے کہ ہمارے پاس جو امیجز ہیں ان کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہم ویژولی ایک سین کو دیکھ کے فوری طور پہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کوئی انسیڈنٹ یا کوئی چیز کس طرح کی پکچر پریزنٹ کی جا رہی ہے, مین ایکچوئل میں ہے یا نہیں ہے, کنٹینٹ کیا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کی بات کریں تو بیسیکلی ہمارا جو امیج ہے اس یا یوں کہہ لیں کہ امیج بیسیکلی اس کام کے لیے یوز کیا جاتا تھا کہ کسی چیز کو یا کسی ایونٹ کو پریزنٹ کیسے کیا جاتا. مگر ود دا پیسج آف ٹائم جیسے ہماری ٹیکنالوجی کے اندر انوویشنز آئیں, بڑے ہائی کوالٹی کہہ لیں یا ہائی سوفسٹیکیٹڈ جو ہے امیج ایڈیٹنگ ٹولز آ گئے. اب ان کا ڈیزائن یا اس کا جو پرپز تھا وہ تو یہ تھا کہ ہم اپنی امیجز کو بہتر بنا سکیں, لیکن اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ یہ آیا کہ ہمارے پاس جو امیج فورجری ہے یا امیج فورینزکس ہے وہ ہمارے سامنے آئی. اس کے تھرو اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے امیج ایڈیٹنگ ٹولز ہیں ان کو یوز کر کے تو اس طرح کے فوٹو یا امیجز جنریٹ کر لی جاتی ہیں جس میں بظاہر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ امیج اوریجنل ہے یا کریٹڈ ہے. کے ساتھ صحیح ہے, صحیح ہے, یا اس کے اندر کچھ چینج کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہوگا سر, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. خدمت ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان صاحب موجود ہیں. آپ اسسٹنٹ پروفیسر کمپیوٹر سائنس ہیں اور آپ جو اسپیشلائزیشن اسپیشلی جو پڑھا رہے ہیں یہاں پہ وہ ری انفورسمنٹ لرننگ ہے. سر کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. سر ذرا آسان الفاظ میں پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور بتائیے کہ واٹ از ایکچولی ری انفورسمنٹ لرننگ. ری انفورسمنٹ لرننگ کو سمجھنے سے پہلے ہم پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین لرننگ ایکچولی ہے کیا. یس. مشین لرننگ ہمارے پاس ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, کسی بھی فیلڈ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے, چاہے وہ نیٹ ورکس کا ڈیٹا ہو, چاہے وہ فائنینشیل مارکیٹ کا ڈیٹا ہو. اس کے اندر ہم اس ڈیٹے کی بیس کے اوپر اپنی ڈیسیجنس کو پریڈکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ اب لیٹ سپوز میں فائنینشیل مارکیٹ کی بات کرتا ہوں, تو اگر ہمارے پاس ڈیٹا انف ہو تو میں وہاں سے پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ اب اس اسٹاک کی, کسی بھی اسٹاک کی پرائسز اپ جا سکتی ہیں یا ڈاؤن آ سکتی ہیں. اس کی بیس کے اوپر ہم آپ کے موبائل نیٹ ورک از ون آف دوز کائنڈ آف, تو غلط تو نہیں ہوگا؟ نہیں, بالکل ٹھیک ہے. ہر فیلڈ کے اندر ہم اس مشین لرننگ کو اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب مشین لرننگ کے اندر کنونشنل مشین لرننگ جو ہے وہ ایک تو اسٹیٹک ہے, یعنی آپ کے پاس پہلے ڈیٹا موجود ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنی اس ڈیٹے کی بیس کے اوپر ٹریننگ وغیرہ کروا کے پریڈکشنز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ ری انفورسمنٹ لرننگ کی بات کی جائے تو ری انفورسمنٹ لرننگ کہتی ہے کہ آپ کو ایز سچ انیشیل پوائنٹ کے اوپر ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ کیا کریں کہ آپ ریئل انوائرمنٹ کے اندر اپنے جو الگوریدمز ہیں ان کو رن کریں. ٹھیک ہے. انہیں ہم کہتے ہیں ایجنٹس. ان ایجنٹس کو جو ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ہیومن بینگز, ایز اے ایکٹرز, ٹھیک ہے, انہیں ہم رن کرواتے ہیں اپنی انوائرمنٹ کے اندر اور وہ ایکچوئل ڈیٹا وہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیٹا کلیکشن کے بعد پھر وہی ہمارے پاس جو مشین لرننگ کی
उसके एडवांटेजेस हैं हम वो लेते हैं, हम क्या करते हैं उसके ऊपर प्रेडिक्शंस देते हैं. इससे होता क्या है, और ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है कि आप जिस तरह अपनी एनवायरनमेंट के अंदर गो थ्रू होते रहते हैं, आप अपना एक लाइव डाटा बनाते रहते हैं डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर, चलता रहता है. हाँ जी. उससे एक तो प्रेडिक्शंस अच्छी हो जाती हैं, एक्यूरेट हो जाती हैं, और हमें इतना ज़्यादा डाटा की ज़रूरत ह्यूमन बीइंग से नहीं पड़ती इनिशियल पॉइंट के ऊपर. अच्छा सर, इसमें अब देखिए ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, जिस तरह से आप इसको पढ़ा भी रहे हैं, और आई होप के स्टूडेंट्स को समझ भी आती होगी. इतना इंटेलेक्ट माइंड मिल जाता है, स्टूडेंट्स समझ जाते हैं इन तमाम इन टर्मिनोलॉजीज को और टेक्निकल इन सारी बातों को? बिल्कुल समझ आते हैं, क्योंकि हम इस डिपार्टमेंट का बैकग्राउंड ही ये कंप्यूटर साइंस ही है ना. तो ये कंप्यूटर साइंस की एक सब फील्ड है. तो हमारे बाकी जो टीचर्स हैं वो मशीन लर्निंग पढ़ाते हैं, तो वो वहाँ से गो थ्रू होके सही है फिर इस तरफ. हाँ जी. जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको इसमें स्पेशली कितनी नजर आती हैं पाकिस्तान में? मुझे जो इसकी लग रही है एक्सपेक्टेशंस और इसकी जो हाइप है ना, वो हर फील्ड के अंदर आ गई है. रीइंफोर्समेंट लर्निंग हर फील्ड के अंदर है. जहां आपका डाटा डायनामिक है ना, वहां आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग की जरूरत पड़ेगी. चाहिए. ठीक है. जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया कि आजकल बूम काफ़ी आ गया है ट्रेडिंग का. हर बंदा ट्रेडिंग कर रहा है बैठा. उसका एक फ़ायदा ये है कि आपको क्लाइंट्स, जो हमें कन्वेंशनल फ्रीलांसिंग से क्लाइंट लेने की ज़रूरत पड़ती थी, जी, आज आपको वो क्लाइंट लेने की ज़रूरत नहीं है. आप मार्केट के अंदर जाएं और अपना ऑर्डर प्लेस करें, वहाँ से आपको प्रॉफिट या लॉस की सूरत के अंदर आप कर सकते हैं. चल रहा है. ठीक है. तो इसमें आपको एज सच क्लाइंट लेने की ज़रूरत नहीं है. तो मेरा जो आजकल रिसर्च फोकस हो चुका है वो ये है कि मैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर स्पेशली ट्रेडिंग के ऊपर रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर एक एल्गोरिदम बना रहा हूँ, और उसके अंदर मेरे एक MS का स्टूडेंट पास आउट हो गया है अभी. सही है. और BS के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हम हर साल कंडक्ट करवाते हैं. ठीक है. उसके अंदर भी एक ग्रुप मेरे पास है जो इसके ऊपर काम कर रहा है. ठीक है. और हम क्या कर रहे हैं कि हम एक बॉट यानी एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो ऑन द बिहाफ ऑफ द यूज़र, जो ट्रेडर है उसके बिहाफ के ऊपर वो जाके खुद डिसीजंस लेगा कि बाय सेट कर देंगे और वो उसके मुताबिक कलेक्ट करता रहेगा जो आपको एक्चुअल चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, जितना कैपिटल है, और उस तरह वो ट्रेडिंग करेगा. तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बहुत बेहतरीन ये एग्जांपल मुझे लगी थी कि हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और यहाँ एक गैप भी मिलता है हमें. सही है. तो आप रेफर करते हैं स्पेशली अगर जो लोग हमें देख रहे हैं, आप उनको कहेंगे कि आएँ और इस फील्ड का हिस्सा बने, बिकॉज आने वाले वक्त में इसमें आपको बहुत बूम भी नज़र आता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. बिल्कुल. पहले होता ये था कि हमारे पास जितनी, क्योंकि ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ब्रांच, जैसे मैंने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है. जी. तो हमारे पास पहले था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादातर हार्डवेयर के ऊपर काम कर रही थी, जिस तरह रोबोटिक्स के अंदर. जी. मगर अब मेरा ख्याल है 97% से अबव जो है ना, वो क्या होता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है. जिस तरह हम देख रहे हैं हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. तो 3 to 4% ही हार्डवेयर के अंदर इम्प्लीमेंटेड है. सही है. तो अब इसके अंदर बूम ही बूम है कि हमें एक तो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, उसके ऊपर इतना हमारे एक्सपेंसेस भी नहीं होते. वंस हमने एक मॉडल ट्रेन कर लिया, उसको हम काम पे लगा सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, और हम अपने कॉस्ट को देखते हुए उसे मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा सर, एक मैं बात यहाँ पर जानना चाहूँगा कि इसमें फिर जो मैन पावर है, देखिए अगर हर चीज़ आपका सॉफ्टवेयर कर रहा है, टूल आपकी चीज़ें काम कर रही है, तो फिर तो हमें लोगों की आने वाले वक्त में ज़रूरत बहुत कम ही पड़ेगी, और ओवरऑल इसका जो एक्सपेरिमेंट है पूरी दुनिया में बड़ा कामयाब भी जा रहा है. तो क्या आपको नज़र नहीं आता समवेयर के कहीं ना कहीं अगर मैन पावर की ज़रूरत कम हो जाएगी तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए कम हो जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, फिर लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा. तो इसको मानते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता. ठीक है. आपकी सोच क्या कहती है सवाल? मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जितने हमें लग रहा है कि मैन पावर कम हो रही है, हमें हमेशा सेकेंड हैंड के ऊपर ये एज हमारे पास टूल्स हैं जो हमें असिस्ट कर सकते हैं. ठीक है. हेल्प करते हैं फॉर मेकिंग राइट डिसीजंस. इवन आप देख लें कि डॉक्टर्स भी आजकल जो हैं सर्जिकल, वो भी लेज़र का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर बैक एंड के ऊपर डॉक्टर की एक खुद खड़ा होता है. जहाँ रियल टाइम डाटा आपके पास इन्वॉल्व हो, सेंसिटिव डाटा हो, वहाँ ये एज ए टूल इस्तेमाल हो रहे हैं. ठीक हो गया. फॉर हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए. ठीक हो गया. चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया फॉर योर प्रेशियस टाइम. खबरें नज़रात आइए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में मज़ीद से शामिल करते हैं हमारे साथ. खबरें नज़रात प्रोग्राम के पिछले समय जैसे हमने बात की है कि जो हमारा IT सेक्टर है वो अब डिस्टर्ब है.
لیکن جیسے کہ ہم شروع سے یہ بات جانتے رہے ہیں کہ خواہ وہ کمپیوٹر سے ریلیونٹ کوئی بھی فیلڈ ہو, آئی ٹی سے ریلیونٹ کوئی بھی فیلڈ ہو, وہ ہمیشہ سے فائدہ مند رہی ہے. کیونکہ جو ڈالرز آتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں, مطلب آپ آؤٹ سورس ہوتے ہیں فار ادر کنٹریز, اور یہ پریفریبل ہے. دا ریزن از کہ پاکستان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں یا جو ایسی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں پاکستان میں مختلف کمپنیز کو, وہ نہ اس طرح سے پے کرتی ہیں, ان کے مسائل بھی الگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو کہ ڈیفینیٹلی آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں. لیکن باہر کی کمپنیز کے ساتھ کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائملی پیمنٹ ملتی ہے, آپ کے کلائنٹس جو ریگولر ہوتے ہیں وہ آپ کا ایک سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں جس میں کبھی کوئی پرابلم نہیں آتی, اور بزنس ایکسپینڈ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی جگہ کھڑے ہیں, ایک ہی پروڈکٹ اس پہ کام ہو رہے ہیں, ملٹیپل پروڈکٹس ہوتی ہیں, ملٹیپل کلائنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں اور جن کو آپ سروسز دے رہے ہوتے ہیں. لیکن لاسٹ ایئر جیسے کہ فائر وال کی وجہ سے, سلو انٹرنیٹ کی وجہ سے بزنس لاسز ہوئے ہیں بہت, اسپیشلی سیکٹر میں. سو میں ابھی ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر موجود ہوں, حسام ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اس سافٹ ویئر ہاؤس میں ایز سی ٹی او ہیں, اور ڈیفینیٹلی ان سے بات اس حوالے سے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم بات کریں گے بزنس لاسز کاز آف سلو انٹرنیٹ ان پاکستان. سر کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, آئی ایم فائن, پرفیکٹ. حسام, لاسٹ ایئر سے ہم شروع ہوتے ہیں, مجھے بتائیں جب سے یہ فائر وال ڈپلوائے ہوئی, اس کو انٹرنیٹ کی وجہ سے چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے سسٹم کیسا تھا, اور اس کے بعد سے کون کون سے ایشوز جو آپ نے فیس کیے ہیں ٹل ناؤ؟ تھینک یو بوبی فار ریزنگ دس ایشو. ایکچولی یہ ایک بڑا کرٹیکل ایشو بن چکا ہے آج کل پاکستان میں, اور اس کو گلوبلی اور نیشنل لیول پہ لے کے جانا بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اکانومیکلی دیکھا جائے تو پاکستان کو آئی ٹی سیکٹر بہت اچھی ایکسپورٹ دے رہا ہے. آئی مین اگر ہم پچھلے ایئر کی بات کریں تو اراؤنڈ 2.5 بلین ڈالرس تھے, اور اگر ہم 23 to 24 فسکل ایئر کی بات کریں تو یہ ایکسپورٹ ہماری 3.5 بلین پہ جا چکی ہے. فائر وال سے پہلے تک چیزیں اسموتھ تھیں, ٹھیک ہے, ہم گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے 5G آئے گا, فائبر آپٹک امپروو ہوگی, فردر چیزیں آئیں گی, ہمارے لیے فردر اپرچونیٹی کریٹ ہوگی. لیکن فائر وال نے ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج دیا ڈیورنگ دیٹ ڈیز. اس سے کیا ہو رہا تھا, ہماری ڈیڈ لائنس, ہماری پروڈکٹیوٹی, ہماری ایکسپورٹس, ایوری تھنگ واز ہٹنگ ایٹ دیٹ ڈے. اور مسئلہ یہ ہے کہ چلیں کچھ دیر کے لیے فائر وال کا سسٹم رہتا اور ریزالو ہو جاتا, دیٹ واز گڈ. لیکن ایسا ہوا نہیں. اب کیا چیز ہے کہ ہمیں منتھلی ڈیلی بیسس کے اوپر یہ انٹرنیٹ کے ایشوز پرماننٹلی فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ کیونکہ آئی ٹی سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو آپ کے لیے کہہ سکتے ہیں ملائی ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آپ کو آئی ٹی سیکٹر اتنی اچھی اکانومیکل گروتھ دے رہا ہے, تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اندر فنڈنگ ریز کریں, ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. لیکن اوٹلا ہمیں سب سے زیادہ اب مشکلات فیس کرنا پڑ رہی ہیں. اچھا, میں ایک چیز ایڈ آن کروں. دیکھیے ایٹ دی اینڈ آؤٹ سورس ہوتے ہیں اور آپ سروسز دیتے ہیں ٹو دی ادر کنٹریز, ٹھیک ہے. آل دو لوکل کلائنٹس بھی ہوں گے آپ کے, بٹ لوکل کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنلی سروسز بھی دیتے ہیں, اور فری لانسنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, بچے گھروں سے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ جو انٹرنیٹ کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اس پوری فیلڈ میں, رائٹ. تو کیا جو ایک کلائنٹ کا ایک ٹرسٹ گزشتہ کئی سالوں سے اگر آپ کام کر رہے ہیں, یا پاکستان کے اندر جو آئی ٹی سیکٹر ہے ایک ٹرسٹ ڈیولپڈ ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, ایک تو چیپ تو ہے ہی کہ آپ کو پاکستان سے سستے میں کلائنٹ جو ہے وہ ڈیلنگ مل جاتی ہے, آپ کو سروسز سستی مل جاتی ہیں. لیکن اگر یہ جو ایشو سیم رہتا ہے اور سلو انٹرنیٹ رہتا ہے, آپ نہیں اپنے ڈیلیوریبلس ٹائم پر ڈیلیور کر پاتے, تو وہ جو ٹرسٹ شیک والی بات ہے, کیا وہ آپ نے فیس کی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں دیٹس این آلسو اے ہیوج ایشو؟ دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ ایٹ سم پوائنٹ ہم نے چیز فیس کی ہوئی ہے, مطلب آپ نے خود فیس کی ہے, یہ خود بھی لیٹلی یہ چیز فیس کی ہوئی ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح کے فیسز, اس طرح کے ایشوز ہمارے انٹرنیشنل کلائنٹس ملتے ہیں ان کو یہاں پہ ایشوز, تو آف کورس وہ پاکستان سے ڈیولپر ہائر نہیں کریں گے, وہ پاکستان سے ایجنسی ہائر نہیں کریں گے, وہ کسی اور کنٹری میں جائیں گے. اور اس سے کیا ہوگا, پاکستان کا تو چلو اکانومک گروتھ ریڈیوس ہوگا ہی ہوگا, آپ کا اتنا بڑا سیکٹر فری لانسر, آپ کی یوتھ جو ہے پوری ڈسٹرب ہو جائے گی. آپ کی دیکھیں فری لانسر اتنا زیادہ گرو کر رہا ہے الٹیمیٹلی, ٹھیک ہے, آپ میٹنگ کر رہے ہیں کلائنٹ کے ساتھ, لیٹ سے آپ کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہے, $1000 کی ڈیل ہے, اس کے اندر آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے, آپ جو سا مرضی آئی ایس پی کنیکٹ کر لیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ یہ آپ کا نیشنل لیول پہ ایشو ہے, تو اس سے آپ کے بہت بڑے لاسز ہو سکتے ہیں. اچھا, اس میں حسام میں ایک چیز ایڈ آن کروں کہ اگر وہ ٹیکنالوجی انٹر لنک جو ہے اگر ڈپلوائے ہو جاتی ہے پاکستان میں, 5G ورک کرتا ہے, آپ کو 500 GB تک کا آپ کو اسپیڈ مل جاتی ہے ایز دے آر سینگ, ٹھیک ہے, تو مقصد کہنے کا یہ کہ اگر ایسا پاسبل ہو جاتا ہے تو کیا وہ اسپیشل جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, آپ تمام لوگ ہیں, آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا پھر یہ؟
देखें पाकिस्तान को मेरे वो महंगी तो होगी लेकिन अल्टीमेटली हमें से बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है और सिर्फ आईटी सेक्टर को नहीं मिलने वाला. देखें इसके अलावा मेडिकल सेक्टर है आपका, ठीक है, आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, आपका एजुकेशनल सेक्टर है. इस पूरे सेक्टर को बहुत बड़ा ह्यूज मिलेगा, अच्छा खासा पुश मिलेगा स्पीड में. यस एग्जैक्टली. हमारी डेडलाइंस इंप्रूव होंगी, हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, हम फर्दर देखें ना डिलीवरीज अपने टाइम पे ले सकते हैं, हम फर्दर ग्रोथ कर सकते हैं. कंपनी जो है कंपनी का आपको ग्लोबली एक इमेज अच्छा हो जाएगा, जो अभी के लिए हमारा इमेज थोड़ा सा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो चुका है, और अगर ये रिजोल्व नहीं होगा तो ये अल्टीमेटली इमेज और नेगेटिव हो जाएगा. एम्प्लॉयमेंट की इन दी एंड, इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएं, अब मुझे ही बताएं हज़ाम, देखें न्यू हायरिंग्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बच्चे पढ़ रहे हैं और इस फील्ड में आना भी चाहते हैं. क्यों? एज आई टोल्ड यू बिफोर कि भाई डॉलर्स में पैसे आते हैं, टेंशन नहीं है. आपने जितना पढ़ा हुआ है आपको अच्छी अर्निंग मिलती है इस सेक्टर में स्पेशली. अब जो ओवरऑल सूरत हाल है, आप एक इदारे को यहाँ पर बाकायदा प्राइवेटली आप उसको ओन भी करते हैं, आप उसके को फाउंडर भी हैं, आप एक डेजिग्नेशन पे भी हैं, तो क्या न्यू हायरिंग्स चल रही हैं इन सारे हालात को देखते हुए? कहीं आप भी तो नहीं वो डाउन साइजिंग हो रही है और लोगों को फारिग करें, भाई इसका कोई काम नहीं है या हम उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे तो फिलहाल इसको रिमूव करो, फिर कभी अकोमोडेट करेंगे, ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं? देखें असल में चीज़ ऐसी है, अल्टीमेटली हमारे पास हमारे सेक्टर के अंदर हमारी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर हमने इसको बड़ा वेल ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है. हमने मेक श्योर करते हैं कि जिन बच्चों को हम अपने साथ लिंक करें ना, उनको किसी न किसी तरह लिंक रखें. तो हमने डाउन साइजिंग अभी तक नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम ऐसे लोगों को जानते हैं बहुत क्लोजली अपने, जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स इवन बंद कर दिए. डाउन साइजिंग बहुत दूर की बात है, बंद कर दिए हैं ड्यू टू दीज इश्यूज़. तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी में, ठीक है, सब बच्चे आज भी हैं, कोविड निकाल गए और उसके बाद भी सब मामले निकाल गए. दैट्स गुड. अल्हम्दुलिल्लाह कोविड निकाल गए हैं, ये क्राइसिस भी हम लोग फेस कर रहे हैं, मिलके फेस कर रहे हैं, और ये कंपनी इंशाल्लाह फर्दर ग्रो भी करेगी और फर्दर हायरिंग भी हमारी इंशाल्लाह चल रही है. अच्छा, मैं वैसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, अब बात से बात निकली है. देखें, कुछ होता है आपका कंट्रीब्यूशन फॉर योर कंट्री, ठीक है, आप सर्विसेज तो दे रहे हैं, पूरी दुनिया में सर्विसेज दे रहे हैं, आप मुख्तलिफ लोकली भी सर्विसेज दे रहे हैं. क्या आपने कुछ ऐसा सोचा है अपने कंट्रीब्यूशन के लिए, स्पेशली पाकिस्तान में, कि यार हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनाएं, हम एक ऐसी इनोवेशन लेके आए, या हम कोई ऐसा काम जरूर करें जो एक पॉजिटिव इमेज लेके आए हमारा भी और हमारे कंट्री का भी, और हम इसकी कंट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं कोई पार्ट अदा कर सकें? कुछ ऐसा प्लान है आपका? किसी सर्विसेज ही देनी है और सुकून से पैसे छापने और चुप करके बैठे रहना? एक्चुअली यस, हमारे ऐसे कुछ प्लान्स हैं जिसमें हम अपनी लोकल मार्केट से कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हम रिजोल्व करना चाह रहे हैं आईटी पावर के थ्रू, ठीक है, जिसमें हम डेली बेसिक क्राइसिस हैं कुछ लोगों के, ठीक है, ई कॉमर्स के कुछ क्राइसिस हैं जो पाकिस्तान में फेस हो रहे हैं, पेमेंट मेथड एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है. ये वो कुछ चीज़ें जिन पे हम वर्क कर रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान की लोकल ऑडियंस को भी टारगेट करें, इंप्रूव कर सकें और हम ग्लोबली इकट्ठे ग्रो कर सकें. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम. खबर हज़रात, आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और आज के प्रोग्राम में हमने बात की आईटी सेक्टर के जो बेसिक इश्यूज़ हैं, वो उसके कितने आने वाले दिनों में इसमें बूम नज़र आ रहा है, उस पर बात की हमने. एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स मसाइल हैं, उनका हल तो निकल ही आता है. गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी है, काइंडली देखें, ये फ़िल्टर करने के चक्कर में जो आप पठा बढ़ा रहे हैं ना इस पूरी इंडस्ट्री का, वो आप ना करें, मेहरबानी करें, ठीक है. चेक्स लगा दिए, बहुत अच्छी बात है. ये आपको अब क्यों ख्याल है? पूरी दुनिया में जहाँ भी सोशल नेटवर्क होता है तो साइबर सिक्योरिटी के चेक्स होते हैं कि आपने ये लफ्ज़ नहीं बोलना, ये कंटेंट नहीं आना चाहिए. फौरी तौर पर जनाब पकड़ भी होती है और फौरी तौर पर उसको सॉल्व भी कर दिया जाता है. हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा है कि मसला आता है तो उसके बाद उसके सोल्यूशन पे काम किया जाता है. ये थोड़ा सा इशू है. आई होप के जो चैलेंजेस हमारी गवर्नमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं, स्पेशली ये जो फिल्टर लगाया गया है फायरवॉल की मद में, वो चैलेंजेस भी ख़त्म हो जाएंगे और थोड़ा स्मूथ इंटरनेट अगर हमारे इस इंडस्ट्री को मिलेगा तो ये जो कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे हैं, ये जो पूरी दुनिया से जो बिज़नेस पाकिस्तान आ रहा है वो रहेगा यहाँ पे, ना कि यहाँ से उठकर वो दूसरे ममालिक में जाएगा. काइंडली इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ने दें. ये वो इंडस्ट्री है जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो इनकी फैसिलिटेशन में जहाँ भी कोई कमी है काइंडली इसको पूरा करें. आज के प्रोग्राम में हमने इन सारे इश्यूज़ पर बात की, एंड आई होप कि हमारे इस प्रोग्राम की तवासुत से ये पैगाम सरकार तक भी पहुंचेगा और कहीं ना कहीं इस पर आने वाले दिनों में कुछ आसानी भी हमारी इस इंडस्ट्री को देखने को मिलेगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.